Hey everyone, today we'll study excretory products and their elimination chapter जिसको हम excretion भी बोलते हैं. There are total 8 subtopics that we'll study in this chapter. First is human excretory system, second is urine formation, third is function of tubules, then mechanism of concentration of filtrate, regulation of kidney function, micturition, role of other organs in excretion, and lastly, disorders in the excretory system. So let's read the chapter. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activity or by other means like excess ingestion. Animals क्या क्या accumulate करते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट एक्सेट्रा भी लिखा है, पर इतने तो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए. अभी एनिमल्स जो वो एक्यूमुलेट करते पर ये बनते कैसे हैं? तो ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दो तरीके से बनते हैं ये. पहला है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरा है बाय मीन्स ऑफ एक्सेस ऑफ इंजेशन. हमने ज्यादा खा लिया तो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली. ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है शुड बी रिमूव टोटली और पार्शियली, दोनों चीज यहाँ है, तो उसको आप याद रखें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स. अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. देखो 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना एक्सक्रीट होते हैं एनिमल से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. अमोनिया जो है ना इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. इसके एलिमिनेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है. जबकि यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है और विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ये रिमूव हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म. अमोनोटेलिक एनिमल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हमें याद होने चाहिए. दैट इज बोनी फिशेस, aquatic amphibians, aquatic insects are अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक ना बेसिकली वो जो पानी में रहते होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो उनको चाहिए होगी एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया के लिए वो उनके पास प्रेजेंट होगा. वो तब होगा जब वो पानी में रह रहे होंगे, एक्वेटिक होंगे. तो एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड बोनी फिशेस एज वेल. अमोनिया एज इट इज रीडली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन से जो है ना बॉडी सर्फेस के थ्रू डिफ्यूजन से ये बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है. एंड और थ्रू गिल सर्फेसेस इन फिश, थ्रू गिल सर्फेस इन फिश एज अमोनियम आयंस. गिल सर्फेस से निकलते हैं अमोनियम आयंस के फॉर्म में. किडनी नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. किडनी कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है. टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेस और टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. एनिमल्स लैंड पे जो एडेप्टेशन होने लगे ना, तो अब तो वो पानी में तो नहीं रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तो उन्हें जरूरत होने लगी एक लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज की जो कम पानी में ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए. तो वो दो हैं, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड. मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. Ureotelic animals के जो examples हैं वो है mammals, terrestrial amphibians and marine fishes. ये यूरिया excrete करते हैं और ये examples हमें याद होने चाहिए. 3 examples. ये ureotelic है. Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys. Ureotelic animals में जो अमोनिया है उसको convert किया जाता है यूरिया में इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स और उसको रिलीज किया जाता है ब्लड में, जो कि फर्दर फिल्टर्ड होता है और एक्सक्रीट होता है बाय द किडनीज. सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी retained in the kidneys of some of these animals to maintain desired osmolarity. ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी मैट्रिक्स में रहती ही है. इसलिए यहाँ पे कहा गया था कि these substances have to be removed totally or partially. Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous wastage as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals. Uricotelic animals के जो examples हैं ना वो reptiles, birds, land snails and insects, ये सब जो है वो uric acid excrete out करते हैं और in the form of pellet और paste, जो कि आप देख सकते हैं birds में. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures. बहुत सारे excretory structures हमें मिलते हैं. In most of the invertebrates, these structures are simple tubular form. Most of the invertebrates में ना ये simple tubular forms में होते हैं, जबकि vertebrates में have complex tubular organs. Vertebrates में जो है ना complex tubular organs होते हैं जिसको हम kidneys कहते हैं. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia or flame cells are the excretory structure in Platyhelminthes. Rotifers, some annelids and cephalochordata, जिसका example है Amphioxus. Protonephridia और flame cells जो है वो excretory structure होता है किस में? Platyhelminthes, Rotifers, annelids and cephalochordata. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, जिसको हम osmoregulation कहते हैं. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि what is osmoregulation? तो osmoregulation means ionic and fluid volume का जो regulation, ionic and fluid volume regulation is called osmoregulation. Nephridia are the tubular excretory structures of earthworm and other annelids. Nephridia जो tubular excretory structure है of earthworm and other annelids. Annelids में nephridia होता है, इसको आप N और N से याद रख सकते हैं, Annelida and nephridia. Nephridia help to remove nitrogenous wastage and maintain a fluid and ionic balance. Nephridia जो है वो tubular excretory structure है earthworm and other annelids में. Nephridia करता क्या है? tubular excretory structure है तो करता क्या है? जैसे protonephridia जो है वो क्या कर रहा था, ये osmoregulation कर रहा था. तो nephridia क्या करता है,
ये भी मेंटेन करता है फ्लूइड एंड आयोनिक वॉल्यूम, तो ये भी ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। आपने कॉकरोच पढ़ा होगा तो उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच का। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है ना ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज में और ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाता है। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स। एंटीनल ग्लैंड्स जो हैं वो क्रस्टेशियंस में होते हैं जैसे कि प्रॉन्स। ये सारे एग्जांपल्स जो है ना आपको याद रखने हैं एज इट इज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थिस में, रोटिफोर्स में, एनालिड में और सिफेलोकॉर्डेटा में होते हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल आपको याद रखना होगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म को कहते हैं और वो प्लैनेरिया एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। उसके बाद आते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवर्म में और अदर एनालिड्स में होता है। तीसरा है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में होते हैं जैसे कॉकरोच। उसके बाद आते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, तो वो होते हैं क्रस्टेशियंस में जैसे कि प्रॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर। अभी इसमें वन पेयर ऑफ किडनीज है मतलब 2 किडनी है, वन पेयर ऑफ यूरेटर भी है। अभी देखो एक यूरेटर यहाँ, एक यूरेटर यहाँ, एक यूरिनरी ब्लैडर है जो कि यहाँ है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, 2 किडनीज है, 2 यूरेटर्स भी होंगे और एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें कि सारा ही यूरिन कलेक्ट होता है। किडनीज जो होते हैं रेडिश ब्राउन होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज लाइन में पूछ लेते हैं, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। हमारा जो थोरैसिक कैविटी है उसमें लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर के बीच में होती है किडनी। ये क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारे फ्रंट में वेंट्रल जहाँ पे स्टर्नम होता है वो तो वेंट्रल पोर्शन है और डॉर्सल जो है वो पीछे है, तो वो यही कह रहे हैं कि डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल इनर वॉल में सिचुएटेड होता है लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर के बीच में। ईच किडनी जो है ना एडल्ट ह्यूमन की जो मेजर करती है 10 से 12 सेंटीमीटर, लेंथ में 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में एज इट इज रिटर्न होगा, तो आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो पूछेंगे, तो इसलिए आपको ये एज इट इज याद रखनी है। 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस एंड एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 grams. Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. यहाँ पे हाइलम होती है, हम आगे देखेंगे। Through which ureter, जहाँ से ना यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व जो है वो इंटर करते हैं। इनर टू द हाइलम, अब हाइलम के अंदर में एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है जिसको कहते हैं रीनल पेल्विस। यहाँ होता है हाइलम। इनर टू हाइलम, हाइलम से अंदर की तरफ इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस जिसको कहते हैं रीनल पेल्विस। ये रहा रीनल पेल्विस, यहाँ लिखा भी हुआ है रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस जिसको कहते हैं कैलिसेस। अभी रीनल पेल्विस में ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये है कैलिक्स, इसी को कहते हैं कैलिसेस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। आउटर लेयर ऑफ जो किडनी है वो टफ कैप्सूल से बनी होती है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, 2 जोन होते हैं किडनी के। एक होते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ये देखो ये है कॉर्टेक्स, और इनर में होता है मेड्यूला। अभी कॉर्टेक्स के अंदर ये सारे मेड्यूला है, ये यहाँ से इधर 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 मेड्यूला है। कॉर्टेक्स को छोड़ के जो भी इनर का पोर्शन है वो सब क्या है, मेड्यूला है। The medulla is divided into a few conical masses. medulla को जो है वो डिवाइड किया जाता है into few conical masses जिसको कहते हैं medullary pyramid projecting in calyxes. The cortex extends, cortex जो है वो extend करता है in between the medullary pyramids. cortex जो है वो extend करता है in between the medullary pyramids as renal column जिसको कहते हैं column of Burtoni. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures जिसको कहते हैं nephrons. हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं नेफ्रॉन्स, which are functional units, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। Each nephron has 2 parts, the glomerulus and the renal tubule. ये है glomerulus और ये पूरा है renal tubule. glomerulus जो है वो is a tuft of capillaries formed by efferent arteriole, और ये जो glomerulus है वो बना किस चीज से होता है, tuft of capillaries, specially the efferent arteriole, जो कि उससे बना होता है। efferent arteriole होता क्या है, फ्राइंग ब्रांच होता है renal artery का, किडनी के आर्टरी का। एंड ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, अब यहाँ से जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो कैरिड अवे होती है बाय इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से आता है वो दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ से जो लेके जाती है ब्लड वो होती है इफरेंट आर्टेरियोल। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये है बोमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल बिगिन होती है विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर होती है ग्लोमेरुलस। देखो ये रहा ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट आर्टेरियोल जो कि आती है, ए फॉर आना दैट इज efferent arteriole and E for efferent arteriole. efferent arteriole से ब्लड फर्दर मूव डाउन करती है। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो बिगिन होती है विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये रहा वो बोमेन्स कैप्सूल which encloses the glomerulus. अभी इसके अंदर होती है glomerulus, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होती है। बोमेन्स कैप्सूल जो वो enclose करता है glomerulus को। glomerulus along with बोमेन्स कैप्सूल is called the Malpighian body or
renal corpuscle. Glomerulus plus Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. The tubule further continues to form highly coiled network जिसको हम कहते हैं proximal convoluted tubule, PCT जिसको कहते हैं. ये जो ट्यूब्यूल है वो फर्दर फॉर्म करती है एक हाईली कॉइल नेटवर्क जिसको हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं PCT. उसके बाद आती है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर. ये दिख रहा है आपको हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, अ हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप, इसको कहते हैं हेनलेज लूप. एंड इसके पास होती है एक डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब. ये है डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आ रही है दैट इज डिसेंडिंग, नीचे से ऊपर जा रही है दैट इज असेंडिंग. द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड रीजन जिसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब जो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो फर्दर कंटिन्यू करती है और बनाती है अनदर हाईली कॉइल्ड रीजन जिसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT जो हैं वो ओपन होते हैं इनटू स्ट्रेट ट्यूब जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ये है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें ओपन होती है सारी DCT. देखो यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ से तो हमें दिख ही रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये तो है ही. The DCT of many nephrons open into straight tube. ये straight tube है. DCT of many nephrons. DCT of many nephrons open into straight tube called collecting duct. ये है वो collecting duct जिसमें open होती है बहुत सारे nephrons के DCT. Many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. The Malpighian corpuscle, ये portion, PCT, ये portion and DCT, ये portion. Malpighian corpuscle, PCT and DCT of nephron जो है वो situated होती है cortical region of kidney में, जबकि लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू मेड्यूला. लूप ऑफ हेनली जो है वो डिप होती है मेड्यूला में. इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट. बहुत मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनली जो होती है बहुत छोटी होती है, टू शॉर्ट होती है, एंड एक्सटेंड्स ओनली अ वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला. बहुत कम जो वो मेड्यूला में डिप होती है. सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है. इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग. बहुत लंबी होगी तो ऑब्वियस है वो मेड्यूला में जाएगी. एंड दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. The efferent arteriole emerging from glomerulus, ये जो arteriole है efferent emerging from glomerulus, ये है glomerulus. यहाँ से जो emerge out हो रही है efferent arteriole forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. ये जो efferent arteriole है ये एक fine capillary network बनाती है around the renal tubule जिसको हम peritubular capillaries कहते हैं. जो यहाँ रेड कलर से दिखाई हुई है वही है peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to Henle's loop फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा. अभी एक माइन्यूट वेसल जो पैरेलल रन करती है हेनलेज लूप से और यू शेप बनाती है वासा रेक्टा जिसको हम कहते हैं. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. पैरेलल रन करती है, इफरेंट आर्टेरियोल निकली है ना, हेनलेज लूप के पैरेलल रन करती है और यू शेप बनाती है. ये है वासा रेक्टा, यहाँ लिखा भी हुआ है जो यू शेप बना रही है. लूप ऑफ हेनले के जो पैरेलल चल रही है वही है वासा रेक्टा.